Unacademy. So let's start with the topic that is inherent powers of the court under CPC. So before I start with this topic, what is the need for inherent powers of the court? See, whenever any procedural statute is written, ठीक है, सीपीसी क्या है? दिस इज द प्रोसीजरल लॉ. ये हमें एक प्रोसीजर बताता है जो कि सिविल कोर्ट्स फॉलो करती हैं. जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है, प्लेन, ठीक है, प्लेन फाइल करने से लेकर, ठीक है, एग्जीक्यूशन तक क्या प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कोर्ट्स क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगी, ठीक है, वो सब चीजें हमें सीपीसी में दी हुई हैं. तो जब भी कोई प्रोसीजरल स्टैट्यूट लिखा जाता है, ठीक है, जो उसके फ्रेमर्स होते हैं वो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि उसमें वो सब जितनी भी प्रोस्पेक्टिव जितनी भी सिचुएशंस हैं या फिर एरिया ऑफ लिटिगेशंस, ठीक है, जो अराइज हो सकती हैं फ्यूचर में, उनको लेके, ठीक है, वो सब एक कोड बना सकें, ठीक है, एक प्रोविजंस आपकी बना सकें. बट दिस फार साइटेडनेस ऑल्सो हैज अ लिमिट. ठीक है, जो भी ये फ्रेमर्स जब ये कोड बनाते हैं, ठीक है, बना रहे थे, उनकी फार साइटेडनेस की भी एक लिमिट है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि इन फ्यूचर, ठीक है, हमेशा एक सर्टेन एरियाज रह जाते हैं जिसमें कि, ठीक है, देयर मे नॉट बी एनी एक्यूरेट प्रोविजन टू डील विद इट. ठीक है, जबकि कोई एक्यूरेट प्रोविजन नहीं होगी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए. तो नाउ तो लेजिस्लेचर क्या करता है? फियर ऑफ लेजिस्लेचर इज दैट द इनहेरेंट पावर्स आर नॉट गिवन टू द सिविल कोर्ट विच इज एस्पेशली अ फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट. ठीक है, सो फियर लेजिस्लेशन का क्या है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं, दैट आर द फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट्स, अगर उनको इनहेरेंट पावर नहीं दी जाएंगी, सो इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसको रेगुलरली वेरियस अमेंडमेंट्स पास करनी होंगी टू जस्टिफाई द फ्यूचर नीड्स. फ्यूचर नीड्स को जस्टिफाई करने के लिए टाइमली उनको वेरियस अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी अगर इनहेरेंट पावर्स कोर्ट्स को नहीं प्रोवाइड की गई, जो कि सिविल कोर्ट्स क्या हैं? दीज आर द फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट्स. तो इन ऑर्डर टू स्ट्राइक अ जस्ट बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस को करने के लिए द पावर्स ऑफ द इनहेरेंट पावर्स आर गिवन टू द सिविल कोर्ट्स. सिविल कोर्ट्स को कुछ इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे. दैट इज, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. कोर्ट्स क्यों बनाई गई हैं? जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए. अगर कोर्ट्स, ठीक है, अगर कोर्ट्स के पास कोई ऐसा मैटर आ जाता है कि वो उनको डिसाइड ही नहीं कर सकती हैं, दैट मीन्स कि वो जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रही है. सो टू गिव दैट जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट आर गिवन, ठीक है, सो दैट कि कोर्ट्स को, जो पार्लियामेंट है, उसको बार बार अमेंडमेंट्स ना करनी पड़े. सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड व्हाई इनहेरेंट पावर्स आर गिवन टू द कोर्ट्स. तो जो ये इनहेरेंट पावर्स हैं जो कोर्ट को प्रोवाइड की गई हैं, दीज आर द पावर्स दैट आर गिवन इन एडिशन टू द कोर्ट्स. ये पावर्स, एक तो आपको सीपीसी में डिफरेंट प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, डिफरेंट प्रोविजंस दी गई हैं, बट जो ये इनहेरेंट पावर्स हैं ये एडिशन में है जो अदर पावर्स जो कोर्ट्स को प्रोवाइड की गई हैं. सो दीज पावर आर इन द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है जो कि कोर्ट को प्रोवाइड की गई हैं. तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी कोर्ट के पास किसी प्रोविजन के अंडर पावर है, तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज करेगा. सो कोर्ट कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकता है जो पावर्स प्रोवाइड की गई हैं. दीज आर जस्ट द पावर्स दैट आर गिवन इन एडिशन टू द अदर पावर्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट. So let's read about inherent powers of the court. So inherent powers of the court has its root in necessity. जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई, ठीक है, कोड फ्रेम होता है, उस फ्रेमर्स ट्राई टू इंक्लूड ईच एंड एवरी प्रोविजन सो दैट जो भी फ्यूचर में आपकी, ठीक है, इश्यूज अराइज हो सके. बट दैट फार साइटेडनेस हैज ऑल्सो अ लिमिट. So it is a power inherent in the court by virtue of its duty to do justice between the parties before it. ये पावर क्या है? इनहेरेंट पावर है जो कि कोर्ट्स को प्रोवाइड की गई है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन द पार्टीज बिफोर इट. सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द पावर्स अदरवाइज स्पेसिफिकली कन्फर्ड बाय द सीपीसी. ये पावर्स क्या है? जनरली ये क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में आता है दैट दीज पावर्स आर इन एडिशन टू द अदर पावर्स दैट आर प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी. So they are the complementary to the powers otherwise conferred by the CPC, and the court is free to exercise them for the end of justice or to prevent the abuse of the process of the court. And court free है उनको exercise करने के लिए. क्यों exercise करने के लिए? ताकि वो justice provide कर सके parties को, and to prevent the abuse of the process of the court by virtue and obligation to provide justice.
ठीक है, ताकि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। अगर कोई भी ऐसी एक्सप्रेस जो प्रोविजन है अगर कोड में वो प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि एट द एंड ठीक है कोड्स किस लिए हैं, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, दैट्स व्हाई दीज इनहेरेंट पावर्स आर गिवन टू द कोर्ट्स। वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता। तो व्हाट इज द जर्नल मीनिंग ऑफ इनहेरेंट? इनहेरेंट का जर्नल मीनिंग क्या है? दिस मीन्स नेचुरल, अ परमानेंट एट्रीब्यूट और ए क्वालिटी इनसेपरेबल टू समथिंग। दिस मीन्स द नेचुरल पावर्स जो कि कोर्ट के पास होनी चाहिए, बिकॉज सिविल कोर्ट्स आर द फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट्स। एन असेंशियल एलिमेंट, ठीक है, दिस इज एन असेंशियल एलिमेंट दैट इज गिवन टू द कोर्ट्स, something intrinsic or essential vested in or attached to a person in office. So this is the general meaning of inherent, जो कि हमने inherent powers of the court में हम पढ़ते हैं। तो डिफरेंट, ठीक है, inherent powers of the court सीपीसी में कहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, कौन सी प्रोविजंस हैं सीपीसी की जो inherent powers of the court के साथ डील करती हैं? सेक्शंस 148, 149 एंड सेक्शन 151 to 153। Section 148, 149 and Section 151 to 153 deals with the inherent powers of the court. So Section 148 and 149 में आपको दिया हुआ है provide for the grant and enlargement of time. This provide, इसमें अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें आपको प्रोविजन दी हुई है for grant and enlargement of time, while Section 151 preserves the inherent powers of the court, and 151 to 153 deals with amendments in judgments, decrees and orders. ठीक है, so these are the different powers, inherent powers that are provided to the courts. One by one we'll discuss all these in detail. सबसे पहले हम सेक्शन 148 पढ़ते हैं। सेक्शन 148 में आपको क्या प्रोवाइडेड है? एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। सेक्शन 148 टॉक्स अबाउट एनलार्जमेंट ऑफ टाइम. So what is given under section 148 is where any period is fixed or granted by the court for the doing of any act prescribed or allowed by this court, the court may in its discretion from time to time enlarge such period even though the period originally fixed or granted may have expired. तो जब भी, ठीक है, कोई पीरियड कोर्ट फिक्स करती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सिविल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या होता है कि जब कोई सूट पेंडिंग होता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज कर जाते हैं वेयर ईदर वन पार्टी और बोथ द पार्टीज हैड टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स इन ऑर्डर टू शो देयर बोनाफाइडी टू द कोर्ट। तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकती है, ठीक है, जहां पे एक पीरियड फिक्स किया हुआ है या फिर कोर्ट ने ग्रांट किया हुआ है किसी एक्ट को करने के लिए या फिर दैट इज अलाउड बाय द कोर्ट, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये पार्टी नहीं बोल सकती है कि उसको अलाउ किया जाए, ठीक है, ये टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड किया जाए। दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर दैट इज गिवन टू द कोर्ट। सो कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर में फ्रॉम टाइम टू टाइम वो जो टाइम पीरियड एक फिक्स किया हुआ है दैट कैन बी एनलार्ज, वो टाइम पीरियड कोर्ट जो है एनलार्ज कर सकती है इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड और ग्रांटेड में है एक्सपायर्ड। इवन की जब जो पहले कोर्ट ने, ठीक है, कोई एक्ट करने का टाइम पीरियड जो दिया हुआ था पार्टीज को वो एक्सपायर हो चुका है, स्टिल कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में ऐसे टाइम को जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसे टाइम को एनलार्ज कर सकती है टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए दैट टाइम कैन बी एनलार्ज। So there is a case law on this, that is सूरज सिंह वर्सेस राज नारायण का एक केस है, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1984. So let's see what the court held in this case. Where a decree was passed by the court for possession of the property, जहाँ पे एक डिक्री पास की गई, कोर्ट ने पास की, किसके लिए? प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए। एंड जो डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर मतलब जिसके फेवर में वो डिक्री पास, ठीक है, डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है। एंड द डिक्री होल्डर वाज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन कोर्ट विद इन अ मंथ, जहाँ पे डिक्री होल्डर को डायरेक्ट किया गया कि वो एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करे कोर्ट में एक महीने के अंदर। बट द डिक्री डिड नॉट से दैट ऑन द फेलियर टू डू सो द सूट शैल स्टैंड डिसमिस। बट डिक्री कहीं पे भी ये प्रोवाइड नहीं करती थी कि अगर डिक्री होल्डर ने वो अमाउंट एक महीने के अंदर पे नहीं किया है, अगर वो फेल कर जाता है, जो सूट है दैट शुड स्टैंड डिसमिस्ड। सो द टाइम फिक्स्ड कैन नॉट बी इंटेंडेड टू बी फाइन।
तो हम ये कह सकते हैं कि जब डिक्री ही नहीं प्रोवाइड कर रही है टाइम पीरियड, सो जो टाइम पीरियड अगर कोर्ट, ठीक है, तो सूट जो है वो डिसमिस नहीं हो सकता है, एंड जो टाइम पीरियड है वो फाइनल नहीं है, उसको कोर्ट क्या कर सकती है, दैट कैन बी एनलार्ज्ड बाय द कोर्ट विद इन द इनहेरेंट पावर्स दैट इज गिवन टू द कोर्ट. So the court retains control over the proceedings and it has all the jurisdiction under section 148 to enlarge the time. तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास एक कंट्रोल है वो प्रोसीडिंग्स के ऊपर, एंड उसके पास जुरिस्डिक्शन है अंडर सेक्शन 148 जो हम सीपीसी में, ठीक है, अभी मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाई, उसमें वो क्या है, कोर्ट एनलार्ज कर सकती है टाइम को. सो दिस इज द केस दैट इज सूरज सिंह वर्सेस राज नारायण 1984 का ये केस है. समझ में आया सबको? So there is another case that is, ठीक है, श्रीमती, this is another case on this, श्रीमती Priyakal versus श्रीमती Dakshayani, All India Report 1983. So what the court held in this case, that time would not be extended ordinarily, not for the mere asking, it would be granted in rare cases to prevent manifest injustice. जो ये टाइम है, ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए ये कोर्ट्स ऑर्डिनरीली नहीं यूज कर सकती हैं कि हर केस में जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया. ये कोर्ट्स तभी यूज कर सकती हैं जबकि, ठीक है, इट वुड बी ग्रांटेड इन रेयर केसेस में, जहां पे कि कोर्ट्स को लगे कि अगर ये टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा देयर विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. सो टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस द कोर्ट कैन एक्सटेंड दिस टाइम, बट दिस वुड नॉट बी एक्सटेंडेड एज ए मियर ऑर्डर ऑफ रूटीन. ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स नहीं कर सकती हैं. इट कैन बी only to prevent the miscarriage of justice and it would be granted in the rare cases. This was held in this case, that is Shrimati Priyakal versus Shrimati Dakshayani, All India Report 1983. So that is about section 148 जिसमें हम देखा कि कोर्ट जो है टाइम को एनलार्ज कर सकती हैं. Then section 149. What section 149 is talking about is that section 149 allows the court to allow a party to make up the deficiency of court fees payable on a plaint, memorandum of appeal, etc., even after the expiry of the limitation prescribed for the filing of such suit or appeal. तो सेक्शन 149 के अंडर, ठीक है, जो कोर्ट्स हैं वो अलाउ करती हैं एक पार्टी को टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ ए कोर्ट फीस, कि अगर कोई कोर्ट फीस पे करनी थी, ठीक है, पेबल ऑन द प्लेन, ठीक है, किसी प्लेन को लेके कोर्ट फीस पे करनी होती है डिफरेंट, ठीक है, आपको एक प्रिस्क्राइब की गई है. अगर नहीं पार्टी पे करती है वो कोर्ट फीस, तो ये जो सेक्शन 149 है, ठीक है, ये कोर्ट को अलाउ करती है कि वो पार्टी को कहे कि जो भी डेफिशिएंसी है कोर्ट फीस में, ठीक है, वो पे कर सकती है. या तो कोई जो प्लेंट में पे करनी थी, सपोज मेमोरेंडम ऑफ अपील में पार्टी ने, ठीक है, प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं पे की है, तो उसमें कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है कि ठीक है अब आप पे कर सकते हो. जबकि वो जो लिमिटेशन पीरियड जो कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था उस कोर्ट फीस को पे करने के लिए, जबकि वो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, बट स्टिल, ठीक है, इससे कि जो सूट है वो डिसमिस हो क्योंकि कोर्ट फीस नहीं पे की है. सो दैट्स व्हाई द कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर्स कोर्ट को प्रोवाइड की गई हैं कि वो जो ये टाइम पीरियड है, ठीक है, कि जो डेफिशिएंसी कोर्ट फीस की पे करनी थी वो उसको कोर्ट अलाउ कर देती है पार्टी को कि ठीक है अब आप पे कर सकते हो. सो बेसिकली जो सेक्शन 148 एंड 149 है दैट डील्स विद द एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, वो एनलार्जमेंट ऑफ टाइम के साथ डील करते हैं. That even after the expiry of the limitation prescribing for the filing of such suit or appeal, वो खत्म हो चुका है, still the court can allow the party to make up the deficiency of court fees payable on the plaint or memorandum of appeal. So this is section 149. Now section 151, very important section. तो आपको प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट डील्स, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिकली गिवन अंडर सेक्शन 151. वो चीज आपको फिर स्पेसिफिकली सेक्शन 151 में प्रोवाइड की गई है. So we'll do certain case laws also on this, ठीक है, this is important. So before I start with this, that is the inherent powers of the court जो आपको section 151 में दी हुई है. These can be used to secure the ends of justice. ठीक है, किसके लिए हैं ये?
जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। एंड कोर्ट का जो सो दैट की कोर्ट्स जो हैं, ठीक है, उनका जो प्रोसेस है वो उनको उसको अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए ये इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 में प्रोवाइड की गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द कोर्ट कैन रिकॉल इट्स ओन ऑर्डर्स एंड करेक्ट मिस्टेक्स। जो कोर्ट है वो अपने खुद के ऑर्डर्स को, ठीक है, रिकॉल कर सकती है, अपनी मिस्टेक्स को जो है करेक्ट कर सकती है अंडर द इनहेरेंट पावर्स दैट इज गिवन टू द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट कैन सेट असाइड an ex parte order, passed against the party. अगर कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है समन सेंड करने के बाद भी, उसकी एब्सेंस में कोई ऑर्डर पास कर देती है, ठीक है, एक्स पार्टी ऑर्डर, तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, जो प्लेंटिफ है उसने किसी फ्रॉड करके किया है, तो क्या कर सकती है, कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, ऐसे ऑर्डर को कोर्ट सेट असाइड कर सकती है। अनदर एग्जांपल इज कैन रिवाइव एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। कोर्ट जो है उसके पास इनहेरेंट पावर्स है, वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को रिवाइव कर सकती है। ओके, एक्स पार्टी का मतलब होता है ज़हीर कि जब एक सपोज, ठीक है, प्लेंट फाइल करता है, उसके बाद क्या होते हैं, समन सेंड किए जाते हैं डिफेंडेंट को, ठीक है, अपीयर होने के लिए, एंड उसके, ठीक है, देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया दैट इज गिवन की समन सेंड किए जाते हैं। जब समन सेंड करने के बाद भी, ठीक है, उसको समन सेंड प्रॉपर टाइम देने के बाद ड्यूली समन सेंड हुए, स्टिल वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करती है कि एक्स पार्टी प्रोसीड कर लेती है। दैट मीन्स एन ऑर्डर इज पास्ड इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट की एब्सेंस में कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देती है एज कि वो कोर्ट में प्रेजेंट ही था, जैसे कि वो कोर्ट में प्रेजेंट ही था, उसको हम एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं, दैट इज एक्स पार्टी ऑर्डर। तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, अगर ऐसा एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया जाता है तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है। अगर डिफेंडेंट आके ये बोनाफाइडी शो कर दे कि मुझे समन्स नहीं सेंड हुए या कुछ भी रीजन था, तो दैट ऑर्डर कैन बी सेट असाइड बाय द कोर्ट अंडर दिस इनहेरेंट पावर्स। तो कोर्ट कैन रिवाइव द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो कोर्ट कैन टेक नोटिस ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, अगर बाद में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो केस को बिल्कुल ही, ठीक है, केस के बिल्कुल ही टोटली उसको चेंज कर सकते हैं। सो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। तो कोर्ट के पास ऐसी इनहेरेंट पावर्स भी हैं कि कोर्ट जो है वो ट्रायल जो है इन कैमरा प्रोसीड कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो ये प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, वो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, सो कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर्स हैं कि कोर्ट जो है दैट कैन होल्ड द ट्रायल इन कैमरा, और प्रोहिबिट कर सकती है, कोर्ट के पास ये भी इनहेरेंट पावर्स हैं कि प्रोहिबिट कर सकती है एक्सेसिव पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, एक्सेसिव पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, कि एक्सेसिव पब्लिकेशन नहीं होगी प्रोसीडिंग्स की, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो भी, ये भी इनहेरेंट पावर्स हैं। तो कोर्ट कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इनहेरेंट पावर। सो बेसिकली इनहेरेंट पावर्स में वो चीजें आ जाएंगी जहां पे कोर्ट को लगेगा कि यहाँ पे उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली स्टैट्यूट में ये चीज प्रोवाइडेड नहीं है टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, वो सारी चीजें जो हैं वो हम इसको इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट में काउंट करेंगे। सो दिस इज द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट दैट इज गिवन टू द कोर्ट। तो ठीक है, देयर आर 2 केसेस ऑन दिस, ठीक है, विल डू द केसेस। That is, the first case is in Ramchand and Sons Sugar Mills Limited versus कन्हैया लाल भार्गव। तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, that the powers under section 151 cannot be exercised if its exercise is inconsistent with or comes in conflict with any of the powers expressly or by necessary implication conferred by the other provisions of the code. This is very important. ये आपको डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोर्ट ऐसी, ठीक है, अगर पावर्स इनहेरेंट पावर्स में एक्सरसाइज कर सकती है क्या, अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं जो और पावर्स हमें सीपीसी में प्रोवाइडेड है।
तो कोर्ट इनहेरेंट पावर्स देने का मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी आपको स्टैट्यूट में कोई चीज प्रोवाइडेड की हुई है, ठीक है, ऑलरेडी आपको एक प्रोविजन प्रोवाइडेड है कि रेस जुडिकाटा का ऑलरेडी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। सो दैट इज कि अगर उसके अगेंस्ट जाके फिर कोर्ट अलाउ नहीं कर सकती है। अगर आपको सीपीसी में ये दिया हुआ है सेक्शन 11 में कि अगर एक सूट कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, ठीक है, और दोबारा से वो लिटिगेशन जो है पार्टीज नहीं फाइल कर सकती हैं ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर वहां पे सेक्शन 11 आपको बार कर देता है, ठीक है, इफ दैट इज बार्ड अंडर सेक्शन 11, सो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स लगा के पार्टी को अलाउ कर देगा कि ठीक है आप अगेन सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप लिटिगेशन फाइल कर दो। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस Zahir, PDF, okay, I'll share it on the Telegram channel. Just leave a message on Telegram channel. Link आपको description box में मिलेगा. I'll share the PDF here. So this was held in this case that the powers जो आपको 151 में दी हुई हैं that cannot be exercised if its exercise is inconsistent. अगर वो inconsistent है या फिर किसी भी ऐसी पावर जो हमें CPC में दी हुई है अगर वो उसके conflict में आती है, so आप inherent powers कह के उसको use नहीं कर सकते हो. This is very important case law. So this is another case on this is that is Manohar Lal versus Seth Hiralal. Manohar Lal versus Seth Hiralal. This was the case of All India Report 1962. So what the court held in this case is the court held that inherent powers has not been conferred upon the court. ये inherent powers कोर्ट पे Unacademy. Let's crack it.